डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे हम लोग। डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, सारस रूल और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा था और उस पर कुछ प्रैक्टिस की थी। पार्ट 2 के अंदर हमने डिटर्मिनेंट की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी थी उनको डिस्कशन किया था और उस पर कुछ प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पार्ट 3 के अंदर फैक्टर थियरम और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, उसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉनकरेंट ऑफ 3 लाइंस, इस तरह की एप्लीकेशन देखी थी हम लोगों ने। अब पार्ट 4 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट के, हम लोग डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट गिवन है और जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो फंक्शन है किसी वेरिएबल के, चाहे एक्स वाई जेड टी किसी भी के भी हो, उसका डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, और कुछ जैसे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ है जो अपने जेई मेन और बोर्ड के दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वर्स बाय मैट्रिक्स मेथड जो कि हमको बोर्ड में बहुत काम में लेना होता है, और इन्वर्स बाय डिटर्मिनेंट, क्रैमर रूल भी बोलते हैं, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब हम लोगों को ये पता है कि आपको कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन है, 2/2 हो या 3/3 हो, 4/4 कोई भी हो। अब वो क्या होता है, एक वैल्यू होता है, मतलब उसका एक्सपांशन कर सकते हैं। एक्सपांशन करने के बाद अगर उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो वेरिएबल की फॉर्म में हो तो उसके एक्सपांशन में भी वो वेरिएबल आएंगे और फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। होता क्या, हमने लेट किया, लेट एक डिटर्मिनेंट है a11, a12, a21, a22, where a of ij is function of x for all I, j। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले इसका एक्सपांशन करते हैं। एक्सपांशन करोगे तो ये मिलेगा a11 इंटू a22, a11 a22 माइनस a12 a21। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बनेगा, d डेल बाय dx, ये बन जाएगा। ये दोनों फंक्शन ऑफ x है तो इसमें प्रोडक्ट रूल होगा, दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल होगा a11 डैश a22 एज इट इज प्लस a11 a22 का डिफरेंशिएशन माइनस a12 एज इट इज a21 का डिफरेंशिएशन माइनस a12 का डिफरेंशिएशन a21 एज इट इज। ये हमने इनका डिफरेंशिएशन किया। अब इसको आप ध्यान से देखो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a11 डैश a22, फिर a12, इस टर्म को यहाँ लिख लेते हैं, माइनस a12 डैश a21 प्लस a11 a22 डैश माइनस a12 a21 डैश, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये है एक ऐसा डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन जिसके अंदर a11 डैश a12 डैश लिखा हुआ है, a21 और a22 लिखा हुआ है। अब आप इसका एक्सपांशन करो, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये मिल जाएगा। इसको भी एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखे तो ये बन जाएगा a11 a12 a21 डैश a22 डैश। अब ध्यान से देखें तो हुआ क्या, मतलब ये हुआ कि किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि उसके फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, बाकी रो को एज इट इज लिखो, फिर प्लस करके दूसरा डिटर्मिनेंट जिसमें फर्स्ट रो एज इट इज, दूसरी रो का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से ये तो था 2 रो के लिए, 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो 2 रो होगी और 2 ही कॉलम होगी। अगर 3/3 का हो तो इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, डेल ऑफ x इक्वल टू r1 r2, 2 रो है तो डेल डैश x ये बन जाएगा r1 डैश r2 प्लस r1 एज इट इज r2 डैश। ठीक वैसे ही अगर हम 3 रो के लिए, 3 रो का मतलब 3/3, 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 रो वाला डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना चाहे r1 r2 r3 तो उसका डिफरेंशिएशन होगा डेल डैश x इक्वल टू r1 डैश r2 r3 प्लस r1 एच इट इज
R2 डैश R3 प्लस R1 एज इट इज R2 एज इट इज R3 डैश। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ये जो हमने रो वाइज किया है, आप चाहो तो इसको कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। पहले एक कॉलम का डिफ्रेंशिएशन, बाकी कॉलम एज इट इज रखो, फिर प्लस फर्स्ट कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम का डिफ्रेंशिएशन, प्लस फर्स्ट दो कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम का डिफ्रेंशिएशन। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझ में आई कि डिफ्रेंशिएशन अगर डिटर्मिनेंट का करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो का या फर्स्ट कॉलम किसी एक का डिफ्रेंशिएशन करो, बाकी एज इट इज लिखो, फिर प्लस करो जिसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है कॉलम या रो को, उसको एज इट इज लिखो, दूसरे वाले रो या कॉलम का डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस जिनका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है उनको एज इट इज लिखो, नेक्स्ट वाली रो या कॉलम का डिफ्रेंशिएशन करते जाओ। इस तरह से ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम डिटर्मिनेंट का। ये जो हमने रो वाइज लिखा है आप इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। ये है here we are differentiate the determinant row wise we can also do that column wise, कॉलम वाइज। जो हमने रो वाइज किया है वही आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो समझ आ गया होगा, 2/2 का डिफरेंशिएशन है तो इस तरह से 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे, 3/3 का है तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे। अब अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के अंदर ही सारे के सारे वेरिएबल वाले फंक्शन हैं, या फिर यूँ कहे जो फंक्शन है वो सारे के सारे एक ही रो या कॉलम में है, बाकी रो या कॉलम में कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एक तरीका तो यही बिल्कुल जैसे इसी तरह से करेंगे। दूसरा हम उसको एक बार समझ लेते हैं तो बार बार हम लोगों को 3 या 2 के डिटर्मिनेंट नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है और किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जैसे एक इस तरह का डिटर्मिनेंट है आपके पास, डेल एक्स आपको गिवन है, डिटर्मिनेंट f1x, f2x, f3x और ये है a b c d e f, where f1, f2, f3 are function of x and a b c d e f are constant। ये तीनों ही कांस्टेंट है, सिर्फ यही फंक्शन है। मतलब इस तरह का डिटर्मिनेंट जिसके अंदर सिर्फ एक रो या एक कॉलम के अंदर ही सारे के सारे फंक्शन हो, बाकी रो और कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे कांस्टेंट हो। इस तरह के डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊँ डेल डैश एक्स तो क्या होगा, f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स और f3 डैश एक्स। बाकी ये एज इट इज ए बी सी डी ई एफ, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज f1x, f2x, f3x। इसका डिफरेंशिएशन 0 0 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस दो रो एज इट इज f1x, f2x, f3x, ए बी सी, इसका 0 0 और 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखो, दो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो के सारे एलिमेंट 0 तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, एक रो के सारे एलिमेंट 0 तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो बचा क्या डिटर्मिनेंट, ये f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स और f3 डैश एक्स, ए बी सी डी ई एफ। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो वेरिएबल वाले हैं, फंक्शन वाले, वो सारे के सारे किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में हो तो डिफरेंशिएशन सिर्फ उसी रो या कॉलम का करना है, बाकी एज इट इज एक ही डिटर्मिनेंट बना सकते हो। जैसे अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखे n टाइम्स मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है n टाइम्स, तो मैं लिखूंगा d ऑफ n बाई डी एक्स f1x, d ऑफ n बाई डी एक्स रेज टू n f2x,
डी ऑफ एन बाय डी ऑफ एक्स एन एफ 3x एन टाइम इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन होता जाएगा। जितनी बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना है उतनी बार सिर्फ इनका ही डिफ्रेंशिएशन होता जाएगा, बाकी जो रो है उनको आपको एज इट इज लिखना है हर बार। ये है एक शॉर्ट ट्रिक जिसके अंदर क्या है, डिटरमिनेंट के अंदर सिर्फ एक ही रो में अगर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जिस रो में जो फंक्शन है वेरिएबल वाले सिर्फ उन्हीं का डिफरेंशिएशन करते जाइए, बाकी को एज इट इज लिखते जाइए जितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस है, डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, अब कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं इनके। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 2 1 6x स्क्वायर 2x क्यूब x टू द पावर 4 1 a स्क्वायर, देन फाइंड f डबल डैश a। इसकी वैल्यू क्या होगी, f डबल डैश a का मतलब, इसकी वैल्यू f डबल डैश a का मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करो और फिर x की जगह a पुट कर दो। इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, तो ये एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसमें सिर्फ सेकंड रो के अंदर ही x के एलिमेंट है, सेकंड रो के अंदर ही फंक्शन ऑफ x है, इसके अलावा बाकी कांस्टेंट है। तो हम जितनी बार डिफरेंशिएशन पूछा है उतनी बार सिर्फ इस रो का ही डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, बाकी दो रो को हम एज इट इज लिखेंगे। तो f डैश x हुआ f डैश x इक्वल टू 3 2 1 12x 6x स्क्वायर 4x क्यूब 1 a स्क्वायर, ये f डैश x हुआ। f डबल डैश x हो जाएगा 3 2 1 12x और 12x स्क्वायर 1 a स्क्वायर। और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, f डबल डैश a, x की जगह a पुट किया तो ये बन जाएगा 3 2 1 12a स्क्वायर 1 a एंड a स्क्वायर। अब इसमें से अगर सेकंड रो में से अगर 12 को हम कॉमन निकालते हैं तो हमें मिलेगा 12 इधर बन जाएगा 1, इधर बन जाएगा a और इधर बन जाएगा a स्क्वायर। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर दो रो है वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, दो रो के सारे एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो इस तरह के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये बन जाएगा 0। तो f डबल डैश a की वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरह से डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन है अच्छे वाले। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इफ e x साइन ऑफ x कॉस ऑफ x ln 1 प्लस एक्स इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो इसके इक्वल है इनके, और हमें a और b पूछा है। अब एक तरीका तो क्या, मैं इसको एक्सपांड कर लूँ, फिर एक्सपोनेंस e रेज़ टू x की सीरीज ओपन कर लूँ, ln 1 प्लस एक्स की सीरीज ओपन कर लूँ, sin x और cos x की सीरीज ओपन कर लूँ, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके इनके x कांस्टेंट x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके और वैल्यू फाइंड कर दूँ। लेकिन ये बहुत ही लेंदी होने वाला है, इन सब की सीरीज और फिर उसका एक्सपांशन फिर उसका मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही लंबा चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार। डिफरेंशिएट करने से या फिर बिना डिफरेंशिएट के सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ऐसा करने से इसके अलावा जितनी भी टर्म है वो सारी 0 हो जाएगी, राइट हैंड साइड में a बचेगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने जो वैल्यू आएगी वो a के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हमें a मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, इसको सॉल्व करने के लिए
हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ऐसा करने से ये बन जाएगा e रेज़ टू 0 साइन 0 कॉस 0 और ln 1 प्लस 0 इक्वल टू a। इसका एक्सपांशन हुआ 1 और 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू a, देन a इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमें मिल गई। दूसरा क्या करें, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, bx का b आ जाएगा, ये 2cx और आगे वाले सारी टर्म के अंदर x होगा। उसके बाद हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, सिर्फ b बचेगा इसके अंदर। और इसके अंदर इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो टर्म बचेगी उसके अंदर 0 पुट करना है तो हमें b मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा e रेज़ टू x का e रेज़ टू x साइन x का cos x और ln 1 प्लस x एज इट इज, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज e रेज़ टू x साइन x, सेकंड रो का cos x का माइनस साइन x और ln 1 प्लस x का 1/1 प्लस x इक्वल टू a का 0 b प्लस 2cx एंड प्लस प्लस प्लस। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। ऐसा करने से ये बन जाएगा 1 1 1 0 प्लस ये बन जाएगा 1 0 0 और 1 इक्वल टू b। अब इसको एक्सपांड करोगे तो -1 आएगा, इसको एक्सपांड करोगे तो +1 इक्वल टू b, देन b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। ये आपको b की वैल्यू मिल गई। तो हम लोगों ने क्या किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल थी। इसको फाइंड करने के लिए पहले a पूछा हुआ है, a के मल्टीप्लाई में x की कोई टर्म नहीं है। अगर यहाँ पे टर्म होती तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करके a फाइंड करते, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते b फाइंड करते। अब एक बार और अगर c पूछा होता था तो इसी इक्वेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन करते, जिससे b 0 हो जाता और c हमें मिल जाता, फिर x की वैल्यू 0 पुट करते। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करके, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है, इफ x minus 1 x minus 2x x plus 1 x 1 x plus 1 1 x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। हमसे पूछा है फाइंड, हमको करना है फाइंड फर्स्ट d इज व्हाट, सेकंड पूछा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एंड थर्ड पूछा है हमसे b इज व्हाट। सबसे पहले हमसे d पूछा है। अब आप ध्यान से देखो d कैसे फाइंड होगा। अगर इसके अंदर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ये सारी टर्म 0 राइट हैंड साइड d बचेगा, और इधर x की वैल्यू 0 पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो d की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ऐसा करने से ये डिटर्मिनेंट बनेगा 0 -1 0 0 1 1 1 1 0 इक्वल टू d। इसका एक्सपांशन करोगे तो -1 माइनस माइनस प्लस इंटू ये रो और ये कॉलम को हटा दो, 0 -1 ये आ जाएगा -1। ये रो और ये कॉलम को रिमूव कर दो, 0 इंटू 0 -1 इंटू 1 0 -1 इक्वल टू d, देन d इक्वल टू -1। d की वैल्यू हमें -1 मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ABCD चाहिए। ABCD के लिए क्या करें, एक तरीका तो क्या, इसका एक्सपांशन कर दो और ABCD सभी के कोएफिशिएंट फाइंड कर लो, या फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें C की वैल्यू मिल गई x पुट 0 पुट करने में, फिर एक बार फिर 0 करेंगे, फिर एक बार, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका एक्सपांशन कर देते हैं तो ये बन जाएगा x इंटू
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, ये रो और कॉलम को रिमूव कर दो, माइनस टू एक्स स्क्वायर और फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स, ये टर्म बन जाएगी, इन दोनों को रिमूव किया, माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डी की वैल्यू अपने पास है ही, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस एक्स माइनस वन, इधर हो जाएगा ये माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस ये हो गया एक्स इंटू माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बन जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस टू एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस टू, तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स इक्वल टू अपने पास है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स क्यूब वाली टर्म अपने पास है एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा टू और वन थ्री माइनस वन टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म अपने पास एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ और माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म अपने पास है माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हुआ, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स और ये माइनस वन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ से आपको डी भी मिल जाएगा ए भी मिल जाएगा बी, तो ए मिल गया आपको टू, बी मिल गया आपको माइनस फोर, सी मिल गया आपको माइनस टू एंड डी मिल गया आपको माइनस वन। ये हमको फाइंड करना है, इन सब की वैल्यू पुट कर दो, टू माइनस फोर, सी की वैल्यू माइनस टू एंड माइनस वन, माइनस सिक्स और माइनस वन, माइनस सेवन प्लस टू माइनस फाइव, ये माइनस फाइव आ गया और बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको माइनस फोर। ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जिसके अंदर सभी वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा रो के अंदर जो है वेरिएबल होते हैं, उस तरह के डिटरमिनेंट हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करके और कंपेयर करके बोथ साइड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने इस वे में किया। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक दो बार, 3 टाइम 1 टाइम 2 टाइम। अगर सिर्फ इसका पूछा होता या सिर्फ इसका पूछा होता तो डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। इसने ए बी सी डी सारी वैल्यू पूछ ली, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपांड किया और फिर बोथ साइड कंपेयर किया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, हम लोगों ने सिग्मा ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बताया, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अंदर ही सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म्स है, तो हम डिटरमिनेंट के अंदर जाके उसका सिग्मा फाइंड कर लेते हैं। या फिर एक से ज़्यादा रो या एक से ज़्यादा कॉलम के अंदर वेरिएबल वाली टर्म है, तो पहले उसका एक्सपांशन करेंगे और फिर उसका सिग्मा फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही है, सिर्फ एक रो या एक कॉलम के अंदर ही अगर वेरिएबल वाली टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिटरमिनेंट के अंदर जाके उस रो या उस कॉलम जिसके अंदर वो वेरिएबल वाली टर्म है, एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर उसका एक्सपांशन कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा रो या कॉलम के अंदर एलिमेंट्स है या फिर वेरिएबल वाली टर्म है, तो पहले उसका एक्सपांशन करो और फिर उसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन की जगह अब हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ये है आपके पास एक फंक्शन है डेल एक्स इक्वल टू f1x
F2x F3x A B C D E और F। अब जिस तरह से हमने प्रूव किया था डिफरेंशिएशन के लिए, इसी तरह इसके लिए भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सपांशन करता हूँ। एक्सपांशन करने से क्या मिलेगा, F1x इंटू एफ बी माइनस ई सी माइनस F2x माइनस F2x, इस रो कॉलम को छोड़ दो, AF माइनस सी डी AF माइनस सी डी प्लस F3x, F3x के अंदर हो जाएगा AE माइनस बी डी, AE माइनस बी डी। ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये तो सारे कांस्टेंट है, ये सारे टर्म। जो हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म है वो F1 F2 F3x है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करें डेल एक्स ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या बन जाएगा, ये सारे कांस्टेंट वाले टर्म तो बाहर आ जाएगी, एफ बी माइनस ई सी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी F1x डी एक्स माइनस ए एफ माइनस सी डी, ये बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी F2x प्लस ए ई माइनस बी डी और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी F3x dx। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो हुआ क्या, जो वेरिएबल थे फंक्शन जिसके अंदर x वाले टर्म थे, सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन किया हमने, बाकी को तो हमने एज इट इज लिखा। अब आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने जाओगे तो ये बिल्कुल इस तरह से आएगा, ए टू बी F1x dx, ए टू बी F2x dx और ए टू बी F3x dx। बाकी टर्म एज इट इज लिखने वाली है, ए बी सी डी ई एफ। आप चाहो तो इसका एक्सपांशन करो, फर्स्ट कॉलम इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, एफ बी माइनस ई सी, ये रहा एफ बी माइनस ई सी इंटू ए, फिर माइनस ये वाली टर्म इस कॉलम इस रो को छोड़ दो, ए एफ माइनस डी सी, ए एफ माइनस डी सी, ठीक वैसे ही उसके लिए, मतलब ये इसके इक्वल हुआ। तो हुआ क्या, इंटीग्रेशन करने के लिए जिस रो या कॉलम के अंदर आपके पास जो फंक्शन है या वेरिएबल वाले टर्म है, सिर्फ उसके अंदर जाके डिटरमिनेंट के अंदर जाके इनसाइड जो भी जो एलिमेंट है फंक्शन वाले उनका इंटीग्रेशन कर दो और बाकी का एज इट इज लिख दो, बाकी कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज आएगी। इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। अगर एक से ज़्यादा रो के अंदर अगर फंक्शन या वेरिएबल वाले टर्म है तो पहले उसका एक्सपांशन करो और फिर उसका इंटीग्रेशन करो। एक के अंदर ही है तो अंदर जाके कर लो, जैसे सिग्मा ऑफ डिटरमिनेंट किया था। एक से ज़्यादा में तो उसका पहले एक्सपांशन करो और फिर उसका इंटीग्रेशन करो। डिफरेंशिएशन के अंदर ऐसा नहीं है, रो वाइज करते हैं, रो का किया फिर बाकी को एज इट इज प्लस फर्स्ट वाले एज इट इज सेकंड का किया प्लस फर्स्ट दो एज इट इज थर्ड का किया। इंटीग्रेशन के बिल्कुल ऐसा ही है सिग्मा वाले टर्म के अंदर, जिस रो के अंदर है उसका इंटीग्रेशन कर दो, एक से ज़्यादा में है तो पहले एक्सपांशन कर दो फिर इंटीग्रेशन कर दो। ये होता है इंटीग्रेशन। अब इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है, इफ डेल एक्स इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर 6 4x 3 9 x minus 7, then find the value of integration of 0 to 1 del x dx without expanding del x। अब इन्होंने कंडीशन लगा दी, इंटीग्रेशन भी करना है और साथ में एक कंडीशन भी निकाल दी है। कंडीशन क्या लगाई है कि आपको इसका एक्सपांशन नहीं करना है। अब इसमें ध्यान से देखो तो एक कॉलम के अंदर है वेरिएबल वाली टर्म और दूसरे कॉलम में भी है। अभी हमने क्या बताया था कि अगर एक से ज़्यादा रो या कॉलम में तो पहले उसका एक्सपांशन करो और फिर इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा रो या कॉलम में तो वेरिएबल है लेकिन फिर भी बोला है कि एक्सपांशन नहीं करना। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो कि सारे के सारे वेरिएबल वो एक ही रो या एक ही कॉलम में आ सकते हैं। अब इसको देखने से क्या समझ आ रहा है, इस कॉलम के अंदर इन दो के अंदर एक ही वेरिएबल है। अगर यहाँ से एक वेरिएबल को कॉमन निकालते हैं तो फिर कॉलम वेरिएबल है वो किसी भी रो में नहीं रहेगा फर्स्ट रो के अलावा,
फिर उस वेरिएबल को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे वेरिएबल है वो हमारे वन रो के अंदर ही आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फ्रॉम C2 क्या हो जाएगा ये, डेल एक्स इक्वल टू एक्स 169 एक्स 4 1 एक्स स्क्वायर 3 एंड -7। अब इस x को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा डेल x इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 6 4 3 9 1 -7। अब ये सारे के सारे वेरिएबल एक ही रो के अंदर आ गए। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग इस वे में कर सकते हैं कि अंदर जाके डिटरमिनेंट के अंदर जाके इस फर्स्ट रो के अंदर जितने एलिमेंट उन सब का इंटीग्रेशन करके फिर इसका एक्सपांशन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 डेल एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। इधर बन जाएगा 6 4 एंड 3 9 1 एंड -7। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट पुट करोगे तो 1/3। इसका एक्स 4/4, लिमिट पुट करोगे तो 1/4। ये टर्म आ गए 6 4 3 9 1 -7। अब इधर से आप 12 कॉमन निकालते हो तो टर्म क्या बचती है, या फिर यूँ कहें 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ये डिटरमिनेंट को, ये 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, ये वाला 12 इसकी फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा 1/12, 12/2 6, 12/3 4 एंड 12/4 3। सेकंड रो हमारे पास आ गई 6 4 एंड 3। थर्ड रो है 9 1 एंड -7। अब इसको ध्यान से देखो तो फर्स्ट 2 रो है उनके जो एलिमेंट्स है वो एक जैसे है, या फर्स्ट 2 रो है वो आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ f of x, g of x and h of x are 3 polynomial of degree 2, then prove that phi of x equal to f of x, g of x, h of x, f dash x, g dash x, h dash x, f double dash x, g double dash x and h dash x double dash x is a constant polynomial. Is a constant polynomial. आपसे ये पूछा गया है कि 3 फंक्शन है f, g और x, वो तीनों ही फंक्शन है वो सेकंड डिग्री के फंक्शन है, और एक और फंक्शन दिया गया इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट, और आपसे ये बोला गया है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको आप प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट अगर आपको डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे उसकी वैल्यू 0 बन रही है, इसका मतलब वो फंक्शन कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट जब एक्सपांड करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। अब इसको देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए f, g और h तीनों ही सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का अगर आप 3 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, एग्जांपल देखो एक फंक्शन है f ऑफ x, पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर आपने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया f डैश x तो ये आ जाएगा 2ax प्लस b, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया f डबल डैश x तो ये आ जाएगा 2a, और थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन किया तो ये बन जाएगा 0। मतलब ये हुआ किसी भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का अगर 3 टाइम आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करेंगे हम अभी। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाई डैश एक्स, ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट रो का f डैश एक्स
जी डैश एक्स एच डैश एक्स। ये फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हुआ, बाकी दो रो को एज इट इज लिखते हैं। प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट रो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और एक्स एच ऑफ एक्स। सेकंड रो का डिफरेंशिएशन आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स। थर्ड रो एज इट इज एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स। फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट दो रो एज इट इज एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। ये बन जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स जी ट्रिपल डैश एक्स और एच ट्रिपल डैश एक्स। अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट टू रो दोनों एक जैसी आइडेंटिकल है तो इसका जीरो बन जाएगा। इसके अंदर लास्ट टू रो आइडेंटिकल है, जीरो बन जाएगा। इसका अभी बताया था कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का 3 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो बन जाएगा। तो ये जीरो जीरो और जीरो, एक ही रो के सारे एलिमेंट जीरो, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो। जीरो प्लस जीरो ये बन जाएगा जीरो। अगर फाइव डैश एक्स जीरो है तो फाइव ऑफ एक्स है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही डिफरेंशिएशन है वो जीरो होता है। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ जी एक्स है, तीनों पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री के, तो इस तरह के डिटरमिनेंट जो पॉलिनोमियल डिटरमिनेंट की फॉर्म में ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट है, एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया हमसे। लगभग हर तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग जो बुक सॉल्व करते हैं सिंगेज या आरडी या फिर प्रदीप या जो भी है, तो उसके अंदर हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स एक्स 1 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर 2x tan x x 1, then find the value of limit of x tends to 0 f of x upon x। अब हमको लिमिट पूछ रही है, f ऑफ x है वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में गिवन है और हमकी लिमिट पूछी है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x बाय x। तो सबसे पहले लिमिट को हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x बाय x। जैसे मैं f ऑफ x यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, ये f ऑफ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी वो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो f ऑफ 0 आ जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू cos 0 1 2 sin 0 0 tan 0 0 0 0 0 1 0 1, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो f ऑफ 0 भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म। तो बाय एल हॉस्पिटल या LH रूल हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f डैश x अपॉन 1। अब f डैश x के अंदर 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई f डैश 0। अब f डैश 0 कितना होगा वो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और फिर x की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन मिलने वाला है हमें f ऑफ x का f डैश x, सबसे पहले फर्स्ट रो का cos x का माइनस साइन x का 1 0 2 साइन x, इनको एच डी लिखा एक्स स्क्वायर 2x tan x x और 1 प्लस फर्स्ट रो एज इट इज cos x x 1 2 cos x 2x 2 tan x x और 1 प्लस थर्ड डिटरमिनेंट बनेगा शुरू की फर्स्ट दो रो एज इट इज cos x x 1 2 sin x x स्क्वायर 2x और tan x का sec स्क्वायर x 1
1 0। अब जैसे आप इसके अंदर f डैश 0 पुट करोगे, f डैश 0, अब इसके अंदर साइन 0 0, साइन 0 0, टेन 0 0, ये तो पूरा हो गया 0। इसके अंदर 0 0 0, ये भी हो गया प्लस 0, प्लस इसके अंदर देखो साइन 0 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 0, इन सभी की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, f डैश 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसका सोल्यूशन क्या मिला, इसका आंसर हमें मिलेगा 0। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जिनको डिटरमिनेंट देकर और हमें लिमिट की फॉर्म में पूछ लिया गया है। एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सिंपल है कुछ नहीं, लेकिन इस तरह के भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, इफ f ऑफ x इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस अल्फा, कॉस ऑफ x प्लस बीटा एंड कॉस ऑफ x प्लस गामा, साइन ऑफ x प्लस अल्फा, साइन ऑफ x प्लस बीटा एंड साइन ऑफ x प्लस गामा, साइन ऑफ बीटा माइनस गामा, साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड f ऑफ 0 इक्वल टू -2, ये आपको गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 to 30 f ऑफ r मॉड्यूलस इज व्हाट, ये आपसे पूछा है। हमको पूछा है कि r की वैल्यू 1, मतलब f1 f2 f3 से लेके f ऑफ 30 तक की वैल्यू पूछा है। f ऑफ 0 की वैल्यू उन्होंने पहले दे रखी है। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखें, एक तरीका तो क्या, हम f ऑफ 0 पुट करके फाइंड करें, f ऑफ 1 पुट करके, 3 पुट करके, 4 पुट करके फाइंड करें, या फिर कुछ ऐसा करें, अभी हमने जैसे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ और उसकी वैल्यू 0 मिल जाती है तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, और कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आप x की जगह कुछ भी पुट करो, ये हमेशा वही वैल्यू देने वाला है। तो यहाँ पे r की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करो, वो वही वैल्यू देगा जो 0 पे देगा, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन बनता है तो उसके लिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो f डैश x मिलेगा हमको, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन x प्लस अल्फा माइनस साइन x प्लस बीटा और माइनस साइन x प्लस गामा। दूसरी रो एज इट इज साइन x प्लस अल्फा, साइन x प्लस बीटा एंड साइन x प्लस गामा। ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस गामा, साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, प्लस सेकंड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट रो एज इट इज कॉस x प्लस अल्फा, कॉस x प्लस बीटा एंड कॉस x प्लस गामा। इसका हो जाएगा साइन का कॉस x प्लस अल्फा, x प्लस अल्फा, कॉस x प्लस बीटा एंड कॉस x प्लस गामा। ये बन जाएगा साइन बीटा माइनस गामा, साइन गामा माइनस अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा। थर्ड इसका डिफरेंशिएशन आएगा, फर्स्ट दो रो एज इट इज कॉस एक्स प्लस अल्फा, कॉस एक्स प्लस बीटा एंड कॉस एक्स प्लस गामा। ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस बीटा एंड साइन एक्स प्लस गामा। और नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x की कोई टर्म नहीं है तो ये 0 0 और 0 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए f डैश x आपको क्या मिलने वाला है, कि क्या इसमें से अगर -1 कॉमन निकालता हूँ तो ये दोनों रो एक जैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। अगर दो रो आइडेंटिकल है तो इस तरह के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। इसमें ध्यान से देखिए क्या ये दो रो आइडेंटिकल है, एक जैसी है, तो इसकी भी वैल्यू 0।
इसके अंदर पूरी रो के सारे एलिमेंट है वो 0 है, तो इसकी भी वैल्यू 0। इन तीनों 0 का सम 0। एफ डैश एक्स अगर 0 है तो एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। कॉन्स्टेंट फंक्शन ये बोलता है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू -2 है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू -2 है। इसका मतलब इस x की जगह आप कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 सबकी वैल्यू -2 आएगी। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 डेट इज डैश एफ ऑफ 30, इन सब की वैल्यू -2 मिलने वाली है। तो ये बन जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to 30 एफ ऑफ r का होल बार। ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 का बार, एफ ऑफ 2 का बार, एफ ऑफ 3 का बार, -2 का बार इंटू कितने टाइम, 30 टाइम, ये हो जाएगा 60। ये इसका आंसर। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ज़बरदस्ती यूज़ करना पड़ता है इस तरह की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता। इतनी सारी वैल्यू पूछा है 1 से लेकर 30 तक, और इसके अंदर हम कॉस के अंदर 1 2 3 पुट करने पे हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। सिर्फ ये हिंट दे दी हमको, ये दे दे के कि इसमें एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू ये है। आपको अब इससे आइडिया लग जाएगा कि सभी पॉइंट पे ये वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि तो इससे ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0, अगर उसका डिफरेंशिएशन 0 प्रूव कर देते हैं तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। और अगर कांस्टेंट फंक्शन बन गया तो सभी के लिए ये वैल्यू हमें यूज कर सकते हैं हम लोग। ये वैल्यू को इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट मैट्रिक्स वाला, वो जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा था उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें एडजॉइंट के अंदर, ये भी मैट्रिक्स का ही पोर्शन है लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, इसलिए हम लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद में पढ़ते हैं। इसको मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट से पहले इसको नहीं पढ़ सकते। अभी हम लोग मैट्रिक्स का फिर से एक पोर्शन पढ़ते हैं, एडजॉइंट एंड इन्वर्स मैट्रिक्स। इसमें हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स है क्या, ये कहाँ से आया, क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कुछ इक्वेशंस होती है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स से कुछ इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, जैसे एग्जांपल के लिए a1x प्लस a2x प्लस a3x b1x y और ये z, b1x b2y b3 z, c1x प्लस c2y c3z इक्वल टू d1 d2 और d3। ये कुछ इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व करना है तो एक तरीका तो क्या, जैसे हम लोग सॉल्व करते आए उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैट्रिक्स से सॉल्व करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये बन जाएगा x y z और ये हमारा बन गया d1 d2 एंड d3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों मैट्रिक्स को तो आपको यही मिलने वाला है, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इन दोनों को इक्वल करोगे तो आप फिर से यही पहुंच जाओगे। मतलब ये जो 3 इक्वेशन लिखी है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये होती है अपने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। ये होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये होता है अपना कांस्टेंट वाला, राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होता है। अब हम क्या करते हैं, हमें एक्स वाई जेड चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए से, इसको एक्स से और इसको बी से लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमें सिर्फ एक्स चाहिए, हमें इसको सॉल्व करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए मतलब एक्स चाहिए, तो हम इस ए को एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे यहाँ से ये रिमूव हो जाए। अब हमें पता है किसी भी, जैसे रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के अंदर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते तो 1 मिलता है। ठीक वैसे ही इस ए को इसके इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई मिलेगा। अब इन्वर्स मैट्रिक्स क्या है वो इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अब इसके स्क्वायर मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया इन्वर्स मैट्रिक्स से, ए इन्वर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, तो x यहाँ से मिलेगा a इन्वर्स इंटू बी। अब इस तरह से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये a इन्वर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो क्या चीज़ है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों को पता हो जब हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था
किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर उसके एलिमेंट्स की जगह उसके कोफैक्टर को लिखें। डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है उसको कोफैक्टर लिखे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो आता है d⁻n-1। ये आपको पता होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लिखते हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स वो आ जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज करता हूँ। अब आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट में तो हमने नहीं किया था, तो डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वली होता है। और डिटर्मिनेंट के अंदर हम रो इंटू रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो इंटू कॉलम से कर सकते हैं, कॉलम इंटू रो और कॉलम कॉलम से भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ रो और कॉलम से ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्स का। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका ट्रांसपोज लेके, ट्रांसपोज क्यों, इसके अंदर a11, a12, a13 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 और इसका ट्रांसपोज किया तो ये बना C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कोफैक्टर का, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर उसके एलिमेंट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। और उसके दूसरी रो के किसी भी रो के एलिमेंट और उसके दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो जीरो होता है, जीरो मिलती वैल्यू। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया, रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए a11 उसका कोफैक्टर, a12 कोफैक्टर, a13 कोफैक्टर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a मिलेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को देखिए, ये दूसरी रो के एलिमेंट कोफैक्टर है तो इधर जीरो बन जाएगा, ये जीरो हो गया, ऐसे इधर भी जीरो हो जाएगा। इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 1 है, ये 1 1 है, 2 2 है, ये 1 2 है, ये जीरो बन जाएगा। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम देखिए, ये 2 1, C21, A22, C22, A23, C23, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A बनेगा। फिर जीरो, फिर जीरो, जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A बाहर और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा n ऑर्डर का। इसका मतलब क्या हुआ, कोई आपके पास एक मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से इसके मल्टीप्लाई करें तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू n ऑर्डर, जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है। तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इसी का नाम दे दिया है एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका नया नाम दे दिया है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये होता है एडजॉइंट ऑफ A, इसको इस तरह से लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। मतलब समझ आया, एडजॉइंट मैट्रिक्स होती क्या है, किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उसके एलिमेंट्स की जगह उसके कोफैक्टर लिखे और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दे। कोफैक्टर लिखे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगी। ये एक मैट्रिक्स A है, अब इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका नाम दे दिया एडजॉइंट मैट्रिक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा और साथ में मल्टीप्लाई हो गया उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बन जाता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A in। अब हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी यहाँ से मिल गया। अब आपको क्या क्या चीज़ें समझ आई, यहाँ से एक चीज़ समझ आई कि एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है। एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका नाम दे दिया एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये क्यों यूज़ में लेते हैं, ये इसलिए यूज़ में लेते हैं कि हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स। इन्वर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इन्वर्स की ज़रूरत यहाँ पड़ती है कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। और एडजॉइंट होता क्या है, ये होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ से एडजॉइंट की ज़रूरत कैसे, एडजॉइंट की ज़रूरत ऐसे, ये जो लिखा हुआ है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसको डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दूँ, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अब आपको क्या बोला था, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले, ऐसा मैट्रिक्स जिसको उसकी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। इन्वर्स मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
उसको उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब ये क्या है, इसका इन्वर्स है, किसका, ए का। तो ए इन्वर्स मिल गया आपको यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सारी कहानी है। हम लोग एडजॉइंट क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, उन सभी का आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। कुछ इस तरह के लीनियर इक्वेशन का कुछ सिस्टम होता है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ये एडजॉइंट कहाँ से आया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स बनती है उसको एडजॉइंट नाम दिया गया, जिससे हमें एडजॉइंट मिला। तो ये सारी कहानी से हमें ये समझ आता है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए। इन्वर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये तो था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, किसको बोलते हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इन सब के लिए। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर यूँ कहें एडजॉइंट मैट्रिक्स। इस एडजॉइंट मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजॉइंट मैट्रिक्स का, वो है इसका प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान रहते तो ठीक है, नहीं तो एक एक प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझिए, उसका डेरिवेशन कैसे होता है वो समझिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन। आपको प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करने होते हैं एडजॉइंट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एडजॉइंट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पता नहीं है तो आप उस टाइम डिराइव कर सकते हैं, अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से देखा है तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट A इक्वल टू A ऑफ आई जे मैट्रिक्स बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। The adjoint of a matrix, the adjoint of a matrix A is the transpose of the cofactor matrix C of A. It is denoted by adjoint of A। इस तरह से लिखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स को। कोफैक्टर मैट्रिक्स C is obtained by replacing each element of matrix A by its corresponding cofactor। मतलब समझ आया। एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, जो मैट्रिक्स हमको गिवन है उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज करो। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जो भी एलिमेंट लिखे हुए मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सभी एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिख दो, वो बनता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको गिवन है A इक्वल्स टू 2 3 4 1। अब आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ A इज़ व्हाट। हमें पता है कोई मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट का मतलब होता है
कि उसके जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनकी जगह उनके ट्रांसपोज लिख दो, सॉरी कोफैक्टर। ये C11 कोफैक्टर आ गया, C12, C21, C22 और उसका ट्रांसपोज करो। अब C11 कहाँ से मिलेगा उसके लिए देखिए, C11 इन दोनों का प्लस क्या आएगा, इवन आएगा, तो साइन क्या रहेगा, प्लस का। C1 का मतलब A11 से रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ एलिमेंट लिख दो। C12 1 + 2 दोनों का सम ऑड है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस। और C12 का मतलब ये वाला एलिमेंट, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ एलिमेंट आपने लिख दिया। C21 का मतलब इन दोनों का सम ऑड तो माइनस आएगा, 21 इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो 3 आ जाएगा। और C22 इन दोनों का सम इवन है तो प्लस आएगा, ये वाला एलिमेंट है, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ एलिमेंट लिख दो। ये हमने फाइंड कर लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिलने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू C11 की जगह हमने लिखा 1, C12 की जगह -4, C21 की जगह -3, 2 और इसका ट्रांसपोज करोगे तो हमें मिलेगा 1 -4 -3 और 2। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, 2/2 का जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ से मिलेगा। ये जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। इन दोनों को हमें एज इट इज वही रखना है, सिर्फ साइन है वो चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस। इन दोनों का प्लस है तो दोनों का माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। अगर ये दोनों माइनस होते तो दोनों प्लस हो जाते, ये प्लस और ये माइनस हो जाता तो ये माइनस और प्लस हो जाता, ये माइनस और ये प्लस होता तो ये प्लस और ये माइनस हो जाता। इन 2 1 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। और -3 और 3 और 4 को हमने वही रखा एज इट इज, सिर्फ साइन है वो चेंज कर दिया, दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव आ गए। इस तरह से हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। तो 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का ऑर्डर का, उसका एडजॉइंट फाइंड करना हो तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो और बाकी जो 2 एलिमेंट है उनके साइन है वो चेंज कर दो। ये था 2/2 एडजॉइंट की डेफिनेशन। अब एक 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स और देखते हैं और उसका कैसे एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A 1 1 1 2 1 -3 -1 2 और 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, उसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है ये जो मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर लिखो, और उसका ट्रांसपोज कर दो। अब सबसे पहले इसके एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो C11 का मतलब इन दोनों का प्लस है वो इवन आएगा तो पॉजिटिव साइन। C11 का मतलब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट 1 -3 2 और 3। ये हो जाएगा 3 × 1 माइनस माइनस प्लस, 1 × 3 माइनस माइनस 3 × 2। ये हो जाएगा 3 + 6 = 9। ठीक वैसे ही C12 1 + 2 3 और हो जाएगा तो माइनस आ गया। अब 1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दो, बाकी बचा हुआ डिटरमिनेंट एज इट लिख दो। डिटरमिनेंट है 2 -1 -3 और 3। जब इसको एक्सपांड करोगे तो 2 × 3 3 -2 × 3 6 -3 6 -3 और आगे माइनस लगा हुआ है, ये हो गया -3। ठीक वैसे ही C13 आ जाएगा। इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ दो,
इनका प्रोडक्ट दोनों का, फिर माइनस ये 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस 5, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। C2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 1, और दोनों का सम है वो क्या है, ऑड है, तो आगे माइनस आ जाएगा। C2 2 इन दोनों का सम इवन है, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, 1 इंटू 3 3 माइनस 3 माइनस माइनस 1 4 हो गया। फिर C2 3 इन दोनों का सम क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस 1 3, 2 माइनस माइनस 1 3। फिर C3 1 3 और 1 दोनों का सम इवन है तो प्लस आ जाएगा, इस रो और इस कॉलम को हम छोड़ देते हैं, ये रो और ये कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। फिर नेक्स्ट है C3 2 आ जाएगा आपका, C3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस रो और इसको छोड़ दें, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 3 और माइनस 2, और इन दोनों का सम ऑलरेडी कितना है, और है, तो माइनस आ जाएगा माइनस, और ये माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 ये हो जाएगा प्लस 5। C3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, दोनों का सम इवन है, प्लस ही रहेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचा 1 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा C11 अपने पास है 9, C12 माइनस 3, C13 5, C21 माइनस 1, C22 4, C23 माइनस 3, C31 माइनस 4, C32 5 और C33 माइनस 1। फिर इसका ट्रांसपोज कर लो तो ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा 9 माइनस 3 5, इस रो को कॉलम बना दिया, फिर इस रो को कॉलम बनाएंगे माइनस 1 4 माइनस 3, फिर इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे माइनस 4 5 माइनस 1। ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। इस तरह से 3/3 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको भी आप एडजॉइंट ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो आपको एनसीईआरटी या बोर्ड के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, 2/2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट और 3/3 वाले का एडजॉइंट, ठीक है। अब हम जो इसका मेन पार्ट जो जेईई में पूछा जाता है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछा जाता है, हालांकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और जेईई में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके और इन्वर्स का भी। जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड तो उसका यूज ज़्यादातर हम बोर्ड में काम में लेते हैं, बोर्ड में पूछा भी जाता है। डिटर्मिनेंट से हम लोग इन्वर्स फाइंड करते हैं, वो हम जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और जेईई में ज़्यादातर उसी से हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर डिटर्मिनेंट से इन्वर्स फाइंड करना आपको गिवन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसी से फाइंड करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड से इन्वर्स। ये था 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपको गिवन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडजॉइंट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जेईई में भी पूछा गया है। कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इफ s इक्वल टू √3 माइनस 1 बाई 2√2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाई 2√2 और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाई 2√2 और √3 माइनस 1 बाई 2√2, ये आपका मैट्रिक्स है। और एक और मैट्रिक्स है जो इस तरह से है 1 माइनस 1 0 और 1 एंड, और आपको गिवन है P इक्वल टू S एडजॉइंट ऑफ A इंटू S ट्रांसपोज, देन फाइंड S ट्रांसपोज P पावर 10 और S। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए, तो आप देखना इन सभी के अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है
वो पैटर्न क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एस को फाइंड कर लेते हैं। एस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाएं तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखी होगी। जैसे साइन 15 को हम कैसे फाइंड करते थे, साइन 45 माइनस 30, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती थी। तो ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन आता है तो ये कॉस 15 हो जाएगा। फिर ये माइनस कॉस 15 है, फिर ये साइन 15 है। ये आपका बन गया एक एस। जब आपके पास एस आ गया है तो एस ट्रांसपोज भी आ जाएगा। एस ट्रांसपोज देखिए क्या बन जाएगा, साइन 15 कॉस 15 डिग्री, इस रो को कॉलम बना दिया। अब इस रो को कॉलम बनाऊंगा तो माइनस कॉस 15 और साइन 15। अब देखिए एस और एस ट्रांसपोज है। अब हम क्या करते हैं, एस इंटू एस ट्रांसपोज करते हैं, एस इंटू एस ट्रांसपोज। ऐसा क्यों करते हैं आपको अभी समझ आ जाएगा। साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री कॉस माइनस कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री और मल्टीप्लाई में एस ट्रांसपोज साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री, फिर कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। फिर साइन इंटू माइनस कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, तो साइन 15 कॉस 15 माइनस कॉस 15 साइन 15, ये 0 हो जाएगा। ठीक वैसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 और इन दोनों का प्रोडक्ट है वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। एस इंटू एस ट्रांसपोज आपके पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसका हम यूज़ करते हो वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है एस ट्रांसपोज पी की पावर 10 एस इक्वल टू, इसको हमने लिखा इस पी 10 को पी इंटू पी 9 लिखते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एस ट्रांसपोज पी इंटू पी की पावर 9 इंटू एस। अब ये एस ट्रांसपोज पी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एस ट्रांसपोज इंटू पी की पावर 9 और एस। अब ध्यान से देखिए एस ट्रांसपोज इंटू एस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई आ गया तो ये क्या बना, एडजॉइंट ऑफ ए बना इंटू एस ट्रांसपोज। फिर पी की पावर 9 को पी इंटू पी की पावर 8 लिखा इंटू एस, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए एस ट्रांसपोज। फिर पी की जगह ये लिखा एस इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एस ट्रांसपोज पी की पावर 8 और एस। ये एस ट्रांसपोज इंटू एस आई बन जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू एस ट्रांसपोज पी की पावर 8 और एस। ध्यान से देखिए हुआ क्या, जब यहाँ पे एस ट्रांसपोज पी की पावर 10 एस था और यहाँ पे एस ट्रांसपोज पी की पावर 8 एस है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर आया। इसको और सॉल्व करता जाऊँगा, जब यहाँ पे पी की जगह आई आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 10 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 10 मिल जाएगा आपको। इस तरह से, इस तरह की क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। ध्यान क्या रखना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, क्वेश्चन में ट्रांसपोज है, दोनों का प्रोडक्ट करके देखा, ये मिल गया। अब इसको यूज़ करते गए, यूज़ करते जाए और रिकरिंग मेथड से हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। इसको नोट कीजिए। अब देखिए इससे आगे हमको फाइंड करना है ये वाली टर्म, एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर 10 मिली, ए अपने पास है ही, फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने पास ए है, उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिला, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 2/2 का मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनका साइन माइनस लगा दो,
1 1 0 1। अब इसका स्क्वायर कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 10 फाइंड करना है, हम लोग स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं और एक पैटर्न देख लेते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर हुआ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन जाएगा आपका 1 0 1 1 और 1 0 1 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 0 ये आ जाएगा 1 1 0 0, ये आ गया 0, ये 2 और ये 1। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर करने पे यहाँ पे 2 आया भाई, बाकी कई चेंज नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी एडजॉइंट ऑफ ए टू दी पावर होल पावर 10 थी, तो ये पे क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए टू दी पावर 10, ये बन जाएगा 1 10 0 1। ये आपका आंसर। इस तरह के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये था एडजॉइंट का बेसिक पार्ट। अभी हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फर्स्ट, वो क्या बोलती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने देखा पहले कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू हमेशा इसके इक्वल होती है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि एडजॉइंट कहाँ से आया, एडजॉइंट की ज़रूरत क्यों होती है, वहाँ हमने इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2। इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then adjoint of a का डिटर्मिनेंट है वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। ये हमें प्रूव करना है। ध्यान रखना, आगे जितनी भी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हम प्रूव करने वाले हैं वो सब इसी से प्रूव करेंगे, इसका यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, अब इसका प्रूफ क्या है वो देखो कि ये कहाँ से मिला। आपको ये ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगी। प्रूफ क्या है, हमें पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन। ये तो हमें पहले से ही पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी से। अब हम क्या करते हैं, इस a को रिप्लेस करते हैं किससे? एडजॉइंट ऑफ ए से। a को रिप्लेस किया एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। या फिर ऐसा करते हैं, इसको छोड़ें, बोथ साइड डिटर्मिनेंट लगाते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट आई ऑफ एन का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ए बी का होल डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू। अब इसको ध्यान से देखिए, आई एन का मतलब होता है nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके अंदर ये जो डिटर्मिनेंट ए है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई हुआ होगा। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये कितनी टाइम्स कॉमन मिलेगा? डिटर्मिनेंट कर दिया तो जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ये ऐसे लिखा हुआ है, अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट कर देता हूँ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर देता हूँ ऐसे, तो फर्स्ट रो में से डिटर्मिनेंट ए बाहर, सेकंड रो में से डिटर्मिनेंट ए बाहर, थर्ड रो में से डिटर्मिनेंट ए बाहर, 3 टाइम हुआ, ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1,
और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 1 होती है 3 टाइम। वैसे अगर इसका n ऑर्डर होगा तो n टाइम्स बाहर आ जाएगा, तो ये कितने टाइम्स बाहर आ जाएगा, n टाइम्स, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n। और i ऑफ n का डिटरमिनेंट तो क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज 1। अब यहाँ से इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं। किस प्रॉपर्टी की, स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 3, हमको प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू है डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2a। ये हमें प्रूव करना है। पहले क्या था, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट लगा हुआ है तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इंटू है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको हम सारे प्रूफ उसी फर्स्ट प्रॉपर्टी से करेंगे। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर i n। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं, किसको, रिप्लेस a बाय एडजॉइंट ऑफ a को एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस किया तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ a, इस a की जगह एडजॉइंट ऑफ a आया इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और इस a की जगह ये फिर मिला एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू इसकी जगह मिला एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इंटू i n। ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू इसकी वैल्यू अभी नेक्स्ट इससे जस्ट पहले वाली सेकंड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो a मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स मिलती है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, अभी जो लिखा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। ये डिटरमिनेंट ऑफ a इसको डिवाइड करेगा तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a। ये प्रॉपर्टी 3, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है, अब इसका डिटरमिनेंट करना हो तो कैसे करेंगे। इसी का डिटरमिनेंट करना हो तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a का डिटरमिनेंट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो जितना इसका ऑर्डर है उतने टाइम से मल्टीप्लाई होगा। जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो जितना ऑर्डर है उतने टाइम कांस्टेंट बाहर निकलेगा किसी भी मैट्रिक्स में से। अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये एक मैट्रिक्स A है, A B C D E F G H I, ये एक मैट्रिक्स A है। अब 3A मैट्रिक्स क्या होगा, 3A मैट्रिक्स होगा सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H और 3I। अब इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा 3A मैट्रिक्स का तो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H और 3I। जब इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा 3 तो फर्स्ट रो में से 3 एक बार कॉमन, ये बाहर, सेकंड रो में से एक 3 एक बार कॉमन तो ये बाहर स्क्वायर बन गया, और थर्ड रो में से 3 एक बार कॉमन तो ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया। और ये क्या आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ A, तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ A। मतलब ये हुआ कोई कांस्टेंट है किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हो तो जो उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का उतने ही ऑर्डर के साथ वो बाहर निकल जाता है। ठीक वैसे ही इसका ऑर्डर क्या है, n ऑर्डर का है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 2,
डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू इसके ऑर्डर के साथ बाहर निकलेगा तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू तो था ही, और इसका ऑर्डर है वो n, ये बाहर आ गया और पीछे बचा डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2n, और ये प्लस 1 हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट सिंगल एंड एडजॉइंट है, और आपने लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, डबल टाइम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक वैसे अगर n टाइम लिखोगे एडजॉइंट m टाइम और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 की होल पावर m आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, n क्या है उसका ऑर्डर, और m क्या है कितने टाइम आपने एडजॉइंट यूज किया। 1 टाइम है तो m की जगह 1 आ जाएगा, 2 टाइम है तो m की जगह 2 आ जाएगा, 3 टाइम है तो m की जगह 3 आ जाएगा, 4 टाइम 5 टाइम तो m की जगह जो वैल्यू है वो आती जाएगी। ये है एडजॉइंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4, रिवर्सल प्रॉपर्टी, जो आप लोगों ने ट्रांसपोज से चलती आ रही है। ट्रांसपोज में आपने देखा था ए ट्रांसपोज इंटू बी, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए भी होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैसे इन्वर्स के अंदर भी यही रिवर्सल प्रॉपर्टी चलती जाएगी। प्रॉपर्टी 4 है, इसके अंदर भी ध्यान रखना हम जो भी बातें कर रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एडजॉइंट का आपको देखा होगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अगर ये सिंगुलर हो गया तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की ही बातें कर रहे हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अगर मैं 2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो दोनों ही नॉन सिंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी है आपके पास 4th प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये प्रूव करना है, रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको। ये ट्रांसपोज के अंदर भी चलेगा, एडजॉइंट के अंदर भी और इन्वर्स के अंदर भी। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे। इसका प्रूफ है, हमने बोला था आपको कि जितने भी प्रूफ है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी से लिखेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये होता है। अब इस ए की जगह ए रिप्लेस करो इसको बाय ए बी, इसको ए बी से रिप्लेस किया तो ये बनेगा ए की जगह ए इंटू बी लिखा, फिर ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, फिर ये बन जाएगा ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आई एन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। एडजॉइंट ए इंटू ये वाला ए इंटू ये वाला बी इंटू ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, और मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए से। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन, यही होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी से इससे। अब ये लिखा हमने b इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, और इन दोनों का प्रोडक्ट तो एडजॉइंट ऑफ ए देने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, जो बचा b एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b और एडजॉइंट ऑफ ए। इसको फिर एडजॉइंट ऑफ b से मल्टीप्लाई किया, एडजॉइंट ऑफ b इंटू बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये आ जाएगा b तो डिटरमिनेंट है ही, आगे मल्टीप्लाई किया है एडजॉइंट ऑफ b एडजॉइंट ऑफ a। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ b आई एन, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी, और ये डिटरमिनेंट ऑफ b एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। रिवर्सल लॉ है, इसको आप जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी एंड ये सब बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी एडजॉइंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से आप लिख सकते हो, रिवर्सल लॉ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी 5, एडजॉइंट ऑफ
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। सभी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी ही यूज में लेते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। अब यहाँ पे ए जो है उसको रिप्लेस करते हैं ए ट्रांसपोज से, तो ये क्या बनने वाला है, ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आई ऑफ एन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल ही होता है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं आई ऑफ एन। इसको भी मल्टीप्लाई किया गया हमने एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज से। अब ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ ये बोलता है कि ये बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। अब ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रहता है, ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की फिफ्थ। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट फाइंड करो या फिर एडजॉइंट फाइंड करके ट्रांसपोज करो, इन दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ के ऑफ ए, इसकी वैल्यू हमारे पास है के ऑफ एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें प्रूव करना है। हम लोग क्या करते हैं, वही फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई ऑफ एन। इसके अंदर ए को रिप्लेस करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं के ऑफ ए से, ये बन जाएगा के ए एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए आई एन। अभी आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो कांस्टेंट की पावर जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी आपको के टू दी पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा आई, ये बन जाएगा आपका के ए एडजॉइंट ऑफ के ए, ये के से डिवाइड हो जाएगा तो ये n माइनस वन बन जाएगा, n माइनस वन। इसको मैं एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए के की पावर n माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। अब ये बन गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, ये बन जाएगा k की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू दी पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। ये अपनी प्रॉपर्टी 7 है। प्रॉपर्टी 7 क्या है, इफ़ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी 7 है इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स then adjoint of A is also singular matrix। ये भी सिंगुलर होगी क्योंकि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये जीरो हो गया तो एडजॉइंट ऑफ A भी जीरो हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट दोनों साइड डिटर्मिनेंट लूँगा तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट जीरो का डिटर्मिनेंट भी जीरो ही होता है। 8th प्रॉपर्टी है आपके पास, if A is a square matrix, if A is symmetric matrix, if A is a symmetric matrix, then adjoint of A are also symmetric matrix।
ठीक है, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर मेन प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। एडजॉइंट का एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन होल स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो आपको गिवन है 4 0 0 0 4 0 0 0 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये आपसे पूछा है। सेकंड पूछा है आपसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। और थर्ड आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमको हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, ये गिवन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब ये हमारे पास है, इसमें से 4 कॉमन निकालता हूँ तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप इसको कंपेयर करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 मिल गया, आई ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 4 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, ऑर्डर इसका 3 है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 4 टू दी पावर 2 16। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड हमसे पूछा है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट। हमने क्या बोला था, इस तरह के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन, और उसके बाद कितने टाइम हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, m टाइम्स तो इसकी पावर m आ जाता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अभी कितने फाइंड की हमने 4 की पावर n का मतलब 3 माइनस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 2 4 की पावर 4। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है, हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये होती है 3 की पावर n माइनस 1, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा इसके अंदर, ये बनेगा 3 की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब 3 की पावर n माइनस 1 है तो ये क्या बन जाएगा, बाहर आके 3 की पावर n माइनस 1, और एडजॉइंट ऑफ ए n ऑर्डर का है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 3 की पावर 3 इंटू 2 6 इंटू 4 की पावर 2। ये सॉल्व हो गया। इस तरह के एडजॉइंट के कुछ क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई में भी पूछा गया है कई बार, और जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड matrices B, C and D are related such that B equal to adjoint of A, C equal to adjoint of A, and D equal to adjoint of A। अब हमें फाइंड क्या करना है, if adjoint of A B C D डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ A टू दी पावर K, देन फाइंड K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी, जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं एडजॉइंट के अंदर तो जितने टाइम्स एडजॉइंट रिपीट होता है वही उसके n-1 की पावर बन जाती है। तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी होल पावर n-1 और उसकी पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स एडजॉइंट यूज हुआ है। ये बन जाएगा ए बी सी डी का डिटरमिनेंट होल पावर n की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, 3-1 टू दी पावर 4। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ सी एंड डिटरमिनेंट ऑफ डी, और इसकी होल पावर है वो है टू दी पावर 4, 16। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट सी, डिटरमिनेंट डी, ये क्या है? इसको फाइंड करने के लिए बी हमको गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1, 3-1 2। सी हमको गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए, तो सी डिटरमिनेंट बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, इसका होल डिटरमिनेंट ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 होल स्क्वायर, 2 टाइम ये जो है होल स्क्वायर, n की वैल्यू 3 है, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 2 की पावर 2 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 4। ठीक वैसे ही डी हमको गिवन है एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ डी बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए होल डिटरमिनेंट, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट टू दी पावर n-1 होल पावर 3 टाइम्स एडजॉइंट यूज हुआ है। डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n3 है, 3-1 टू दी पावर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 8 बन जाएगा। इन सभी की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 2, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 4, और ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 8, ये बन जाएगा 16, और ये हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 3, 4 7 और 8 15 और होल पावर 16, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 240, ये इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर के, देन के इज इक्वल टू 240। इस तरह से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।